चलिए अब हम आज का जो हमारा टॉपिक है डिजिटल ट्रांसमिशन के ऊपर आधारित है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्शन। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्शन में अ डिजिटल सिग्नल इज सुपीरियर टू एन एनालॉग सिग्नल बिकॉज इट इज़ मोर रोबस्ट टू नॉइज एंड कैन easily be recovered, corrected and amplified. For this reason, the tendency today is to change an analog signal to digital signal. In this section, we describe two techniques, pulse code modulation and delta modulation. तो जैसा यहाँ पर बताया गया है कि डिजिटल सिग्नल जो है एनालॉग सिग्नल से बेहतर होता है, सुपीरियर होता है, क्योंकि ये नॉइज़ के प्रति ज़्यादा रोबस्ट होता है, मतलब नॉइज़ जल्दी से कैच नहीं करता और साथ ही साथ इसको आसानी से रिकवर किया जा सकता है रिसीवर एंड पर और सुधारा जा सकता है, करेक्टेड किया जा सकता है और एम्पलीफाइड भी किया जा सकता है। इस कारण से आज की डेट में ये टेंडेंसी ज़्यादा हो गई है कि एनालॉग की अपेक्षा डिजिटल सिग्नल को भेजा जाए। और इस सेक्शन में हम जो स्लाइड है ये PCM और डेल्टा मॉड्यूलेशन पर है। चलिए सबसे पहले हम PCM पल्स कोड मॉड्यूलेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो पल्स कोड मॉड्यूलेशन होता क्या है? पल्स कोड मॉड्यूलेशन मुख्य रूप से 3 स्टेप्स में डिजिटाइज किया जाता है। इसमें सिग्नल एनालॉग सिग्नल को डिजिटाइज किया जाता है। पहला सैम्पलिंग, दूसरा क्वांटाइजेशन और तीसरा बाइनरी एनकोडिंग। तो बिफोर वी सैम्पल वी हैव टू फिल्टर द सिग्नल टू लिमिट द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल एज इट अफेक्ट्स सैम्पलिंग रेट। तो जैसा 3 स्टेप बताया गया, पहला सैम्पलिंग होगा, क्वांटाइजेशन होगा, उसके बाद दूसरा माइन होगा। पर सैम्पलिंग के पहले भी एक स्टेप होता है, वो होता है फिल्टरिंग का। फिल्टरिंग शुड बी एंश्योर दैट वी डू नॉट डिस्टॉर्ट सिग्नल, दैट इज रिमूव द हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट दैट अफेक्ट द सिग्नल शेप। तो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल करने के पहले सैम्पलिंग से पहले भी फिल्टरिंग की जाती है और फिल्टरिंग ऐसी की जानी चाहिए कि वो उसके जो इनपुट सिग्नल है एनालॉग सिग्नल उसकी शेप को डिस्टर्ब ना करे। अब जैसा कि हम पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये कंपोनेंट्स ऑफ PCM एनकोडर दिया हुआ है। तो एनालॉग सिग्नल जो है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये एनालॉग सिग्नल यहाँ पर दिया हुआ है। ये देखिए एनालॉग सिग्नल है और इसको पहले हमने ये जो आया है ये सैम्पलिंग के बाद ही आया है। उसके बाद इस सिग्नल को हमने सैम्पलिंग को अप्लाई किया। सैम्पलिंग के बाद हमको जो सिग्नल मिला उसको कहते हैं PM सिग्नल। उसके हमने क्वांटाइजेशन किया और क्वांटाइजेशन में हमने क्वांटाइजेशन सिग्नल्स के जो आए हैं उसमें लेवल्स दिख रहे हैं जो ग्राफ से, ये अलग अलग टाइप के लेवल्स है। उस लेवल पर हमने उसको फिक्स कर दिया और उसके बाद उसकी उस लेवल के हिसाब से एनकोडिंग कर दी, तो हमें डिजिटल डेटा मिल गया। तो इस प्रकार से जो है PCM वर्क करता है। अब सैम्पलिंग, सबसे पहले जो है सैम्पलिंग क्या? एनालॉग सिग्नल सैम्पल्ड एवरी TS सेकेंड। सपोज सैम्पलिंग टाइम TS है तो TS सेकेंड्स को कहेंगे सैम्पलिंग टाइम, तो इसको कहेंगे सैम्पलिंग इंटरवल या सैम्पलिंग टाइम। FS इज कॉल्ड सैम्पलिंग रेट और सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। अब FS क्या है? सैम्पलिंग रेट है या सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है विच इज इन्वर्सली टू TS, दैट इज 1/TS। अब 3 स्टेप सैम्पलिंग जो है 3 तरीके से की जा सकती है। पहला आइडियल, दूसरा नेचुरल और तीसरा फ्लैट टॉप। तो ये सैम्पलिंग आइडियल से जब सैम्पलिंग की जाती है इन एम्पल्स एट ये सैम्पलिंग इन सेंड, तो वहाँ पर जो सैम्पलिंग है इम्पल्स यूज़ की जाती है। नेचुरल में पल्स ऑफ शॉर्ट विड्थ विद वेरिंग एम्पलीट्यूड। फ्लैट टॉप में सैम्पल है होल्ड लाइक नेचुरल बट विद सिंगल एम्पलीट्यूड। तो ये देखिए, अब हम आगे हम पिक्चर दिखाते हैं। ये देखिए 3 डिफरेंट टाइप सैम्पलिंग दिखाई हुई है। पहली वाली आइडियल सैम्पलिंग है, दूसरी वाली नेचुरल है और तीसरी वाली फ्लैट टॉप सैम्पलिंग है। तो आइडियल सैम्पलिंग में आप देख पा रहे हैं कि इम्पल्सेस यूज़ की गई हैं। TS सेकेंड जो है सैम्पलिंग टाइम पीरियड है और सैम्पलिंग का, और ये एनालॉग सिग्नल है, ये जो बाजू में इस टाइप से दिख रहा है और ये जो है बीच में जो लाल कलर से बना है ये सैम्पलिंग की जा रही है। तो इसमें देखिए आप इम्पल्स यूज़ की जा रही है, जबकि नेचुरल सैम्पलिंग में देखिए ये इस टाइप से ऐसे ऐसे और ऐसे। तो ऊपर देखिए आप टॉप जो है उसका नेचुरल रूप से मुड़ा हुआ है, तो एनालॉग सिग्नल को यहाँ पर नेचुरल पल्सेस की माध्यम से विच इज ऑफ नैरो बैंडविड्थ उसके से सैम्पलिंग की जा रही है, उसके बाद नेचुरल सैम्पलिंग। और तीसरी जो है जो फ्लैट टॉप सैम्पलिंग, उसमें भी देख पाइए ये जो है इम्पल्स है, ये पल्स है छोटे विड्थ की है पर ये एक फिक्स विड्थ की है। तो ये 3 प्रकार की सैम्पलिंग है, जैसा कि हमने पिछले एग्जाम्पल में यहाँ पर हमने पढ़ा था। ठीक है। अब द प्रोसेस इज रेफर टू एज पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड द आउटकम इज अ सिग्नल विद एनालॉग नॉन लीनियर वैल्यू। तो जब हम सिग्नलिंग करेंगे सैम्पलिंग में जो सिग्नल मिलेगा वो PAM सिग्नल होता है, जैसा कि यहाँ पर भी हमने देखा था। उसके बाद हम करेंगे तो क्वांटाइजेशन। तो देखेंगे क्वांटाइजेशन होता क्या है। तो यहाँ पर नाइक्वेस्ट क्राइटेरियन की बात की गई है, जिसको हमने बताया TS सैम्पलिंग रेट। तो अकॉर्डिंग टू नाइक्वेस्ट थ्योरम सैम्पलिंग रेट मस्ट बी एट दिस 2 टाइम्स द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंटेन द सिग्नल्स। तो जो सिग्नल है उसकी सपोज उसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी F है
तो नाइक्विस्ट क्राइटेरिया ये कहता है कि सैम्पलिंग रेट उसकी 2 टाइम्स एफ होगी, मतलब जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सिग्नल की जो होगी उसका 2 टाइम्स करेंगे तो उसने हमको सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी चाहिए। अगर उससे कम होगी तो बोलेंगे अंडर सैम्पल्ड, ओवर होगी तो ओवर सैम्पल्ड, और एक्रिटिकल होगी तो नाइक्विस्ट क्राइटेरिया कहते हैं। अब नाइक्विस्ट सैम्पलिंग रेट फॉर लो पास एंड बैंड पास फिल्टर, तो पहले जैसा मैंने अभी बताया था कि फिल्टर सैम्पलिंग से पहले भी हमको फ़िल्टरिंग करनी पड़ती है। फ़िल्टरिंग के लिए हम लो पास फिल्टर यूज़ करते हैं। तो लो पास फिल्टर है, उसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी एफ मिन और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एफ मैक्स है, तो उसके स्पेस का नाइक्विस्ट रेट 2 टाइम्स एफ मैक्स होता है। और अगर हम बैंड पास फिल्टर यूज़ करते हैं तो उसका एफ मिन एफ मैक्स है, तो नाइक्विस्ट रेट भी 2 टाइम्स एफ मैक्स होता है। तो कुल मिलाकर नाइक्विस्ट रेट इज 2 टाइम्स एफ मैक्स, और हम जो है लो पास फिल्टर ही उपयोग करते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अब ये रिकवरी ऑफ सैम्पल साइन वेव फॉर डिफरेंट सैम्पलिंग, तो अब ये यहाँ पर बताया गया है कि अलग अलग टाइम की सैम्पलिंग, जैसे मैंने पहले बताया एक नाइक्विस्ट सैम्पलिंग है जहाँ एफ एस इक्वल टू दूसरी, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एफ एस इक्वल टू 2 एफ है, एफ यहाँ पर की सिग्नल फ्रीक्वेंसी है और सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसीज नाइक्विस्ट फ्रीक्वेंसी 2 एफ है। और दूसरी जो है ओवर सैम्पलिंग, मतलब एफ एस इक्वल टू 4 एफ है, मतलब 2 एफ होना चाहिए सैम्पलिंग रेट के, उसका भी 2 टाइम्स कर दिया, मतलब 4 एफ हो गया। तो सैम्पलिंग ज़्यादा कर रहे हैं तो उसको कहते हैं ओवर सैम्पलिंग। और ये जो वाला है एफ इक्वल टू एफ विच इज़ 2 एफ से कम है, तो ये अंडर सैम्पलिंग है। तो जो फर्स्ट केस में जब हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी सैम्पलिंग नाइक्विस्ट क्राइटेरिया में कर रहे हैं तो इस प्रकार सिग्नल देख पा रहे हैं, आपकी जो सिग्नल है वो ये वाला सिग्नल और ये वाला सिग्नल, जो सिग्नल आउटपुट में मिल रहा है पीएम, वो दैट इज अप्रॉक्सीमेट टू द ओरिजिनल एनालॉग सिग्नल। सेकंड में भी एफ एस इक्वल टू 4 एफ किया, मतलब ओवर सैम्पलिंग की, तो जो सिग्नल प्राप्त हो रहा है दैट इज ऑल्सो द अप्रॉक्सीमेट ऑफ द ओरिजिनल एनालॉग सिग्नल। लेकिन जब हमने अंडर सैम्पलिंग की, मतलब एफ एस बड़ा एफ विच इज लेस देन 2 एफ, तो ये जो सिग्नल मिल रहा है इससे किसी भी मैच, इस दोनों सिग्नल का भी मैच नहीं कर रहे हैं। तो हम या तो नाइक्विस्ट क्राइटेरिया कर सकते हैं या फिर ओवर सैम्पलिंग कर सकते हैं, लेकिन हमको अगर अंडर सैम्पलिंग करेंगे तो फिल्टरिंग सही नहीं, सैम्पलिंग सही नहीं होती है। तो हमको इस बात का विशेष ख्याल रखना है। अब ये जो बीच वाला केस है ओवर सैम्पलिंग, इसमें क्या रिडंडेंट डेटा रहते हैं, मतलब एक्स्ट्रा बिट्स रहती हैं, तो ज़्यादा टाइम भी लगता है और साइज़ भी ज़्यादा लगता है। अब चलिए, अब हम इसको ज़्यादा बात ना करते हुए आगे ही चलते हैं। ये सब जो चीज़ें आई हैं इसको हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम अपने टॉपिक था पीसीएम का पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट हम कवर करेंगे। तो पहला पॉइंट हमने सैम्पलिंग कवर कर लिया। अब दूसरा पॉइंट है क्वांटाइजेशन। तो जैसा कि हमने आप पिक्चर में दिखाया था अभी पहले भी, कि उसमें क्या है बहुत अलग अलग लेवल्स बने हुए थे, और वो जो अलग अलग लेवल्स हैं उनको डिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो उसको डिफ़ाइन कैसे करते हैं वो लिखा हुआ क्वांटाइजेशन। तो सैम्पलिंग रिजल्ट्स इन अ सीरीज ऑफ पल्सेस ऑफ वेरिंग एम्पलीट्यूड वैल्यू रेंजिंग बिटवीन 2 लिमिट्स ऑफ एग्जाम में। तो जो भी आउटपुट मिल रहा था सैम्पलिंग के बाद, जो कि पीएम था, उसमें एक मिनिमम वैल्यू थी उसकी और एक मैक्सिमम वैल्यू थी। अब इनके बीच हम एल लेवल डिफाइन करेंगे। द एम्पलीट्यूड वैल्यू, अब उनकी बहुत सारी वैल्यू हो सकती हैं, तो हम क्या करेंगे उसमें कोई लेवल्स डिफाइन करें। सपोज हम एल लेवल्स डिसाइड कर रहे हैं, तो जो हर एक लेवल की जो वैल्यू होगी तो कैसे होगी, दिस इज अचीव बाय डिवाइडिंग डिस्टेंस बिटवीन मिनिमम एक्स। तो एल जोन में बांटते हैं तो एफ मैक्स माइनस मिनिमम, जो लिमिट है उसको एल से डिवाइड कर दिया, तो हर जोन की लंबाई डेल्टा हो जाएगी। तो हमने इस प्रकार से एल लेवल्स को डिफाइन कर दिया, और हर एक की लंबाई कितनी है, मैक्स माइनस मिन डिवाइड बाई एल। तो इस हर लेवल को कहते हैं एक क्वांटाइजेशन लेवल। अब द मिड पॉइंट ऑफ ईच जोन इज असाइंड अ वैल्यू ऑफ 0 to L-1। अब जो एल पॉइंट उनके हर एक की मिड वैल्यू होगी, मिड पॉइंट जो होंगे हर लेवल के उसको कहेंगे, उस जोन को असाइन कर देंगे उसकी वैल्यू को, मतलब उसी से ही वो पहचानी जाएगी। ईच सैम्पल फॉलिंग इन अ जोन इज एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द मिड पॉइंट। तो उस जोन में जो भी वैल्यू आएगी उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है उसके मिड जोन पे वैल्यू के बराबर मानते हुए उसको हम क्वांटाइजेशन लेवल प्रोवाइड कर देंगे। तो इसको हम ज़्यादा अभी फ़िलहाल नहीं पढ़ते हैं, बस हमने पहले सैम्पलिंग पढ़ लिया, क्वांटाइजेशन पढ़ लिया। ये देखिए पिक्चर आप देख पा रहे हैं, क्वांटाइजेशन एंड एनकोडिंग ऑफ अ सैम्पल सिग्नल। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7, तो कुल मिला के 8 लेवल्स डिफाइन किए हैं। जैसे ये नीले और पीले से आपको दिख रहे हैं 8 लेवल्स हैं, हर एक लेवल को है, और जो है इसको, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नॉमिनलाइजेशन एम्पलीट्यूड है, और यहाँ पर ये वैल्यू है। तो 8 लेवल हमने डिफाइन कर दिए हैं। तो हमने क्या किया है, वैल्यू आएगी, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ नॉर्मलाइज पीएम वैल्यू, जैसे यहाँ पर वैल्यू आई है, यहाँ पर हमको एक वैल्यू दिखती है, जैसे 3.94 आई। अब 3.94 आई है तो इसकी वैल्यू 3.94 है, तो इसकी नॉर्मलाइज क्वांटाइजेशन वैल्यू 3.50 हो गई। इनकी 3 और 4 के बीच जोन की वैल्यू आ गई 3.50। तो 3.50 प्रेजेंट की देखिए 1 2 3 और 3 देखो 5, तो ये वाली वैल्यू आ गई 3.50 ही आ गई। तो 3.50 नॉर्मलाइज एम्पलीट्यूड है उसका 19.7 3.50। तो यहाँ पर
PM वैल्यू 3.94 थी और नॉर्मलाइज क्वांटाइजेशन वैल्यू 3.50 थी। तो हमने उसको यहाँ पर लेवल नंबर 7 दे दिया। अभी देखिए 7वें लेवल पर ये दिख रहा है, तो ये लेवल नंबर 7 चला गया। और हर एक को आप नीचे वाली लाइन में देखेंगे कि क्वांटाइजेशन लेवल है। जैसे दूसरे लेवल की वैल्यू को कहीं रिप्रेजेंट करना है तो 0 1 0, पहली वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है तो ये तो हर एक के लेवल दिए हैं, ये लेवल दिए हुए हैं और उसके साथ में नीचे उनकी वैल्यू दी हुई हैं। तो हर एक का जैसे 5वां लेवल आता है तो 5वें लेवल की वैल्यू है 101, ये देखिए यहाँ पर। और 7वां लेवल आता है तो 111, 6वां लेवल आता है तो 110। तो इस प्रकार से हर वैल्यू के लिए एक लेवल और लेवल के लिए एक कोड डिफाइन कर दिया गया, एनकोडेड वर्ड, जिसको कि कोडिंग कहते हैं। तो इस प्रकार से हर सैम्पल वैल्यू जो आप देख पा रहे हैं, ये जो सैम्पल वैल्यूज़ हैं ये वाली सारी, उनको एक लेवल दे दी गई और लेवल को फिर उसके कोड डिफाइन कर दिए गए। इसी को कहते हैं क्वांटाइजेशन करना। अब क्वांटाइजेशन एरर भी होती है। तो क्वांटाइजेशन पर क्या होती है, व्हेन अ सिग्नल इज क्वांटाइज्ड वी इंट्रोड्यूस एन एरर, द कोडेड सिग्नल इज अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द एक्चुअल एम्पलीट्यूड। तो जो हम क्वांटाइजेशन की हमने बताया कि उसके लेवल्स की मिड पॉइंट लिए हैं, तो वो जो एक्चुअल वैल्यू से जो डिफरेंस होगा उसको कहेंगे क्वांटाइजेशन एरर। द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एंड द कोडेड वैल्यू इज रेफर्ड टू द क्वांटाइजेशन एरर। The more zones, the smaller W delta, which results in smaller error. But the more zones, the more bits required to encode the sample higher bit rate. तो मैंने जैसा बताया है कि ज़्यादा जो एक्चुअल डेटा और मिड पॉइंट जो है उस लेवल की उसके बीच के डिफरेंस को कहते हैं क्वांटाइजेशन एरर। लेकिन क्वांटाइजेशन एरर की वैल्यू कम कब होगी, जब ये डेल्टा की वैल्यू कम होगी। और डेल्टा की वैल्यू कम अगर रखना है तो हमको लेवल की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। अब लेवल की संख्या बढ़ानी पड़ेगी तो हमको नंबर ऑफ बिट्स ज़्यादा रहेंगी। सपोज़ हमारे पास एक लेवल है, 2 लेवल हैं, तो 2 लेवल के लिए हम 1 बिट की आवश्यकता होती है, तो उससे वैल्यू आएंगी 0 और 1। अगर हमारे पास 2 बिट्स हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो इस प्रकार से हम 4 लेवल डिफाइन कर सकते हैं। सपोज हमारे पास 3 बिट्स हैं तो उनकी वैल्यू हो सकती है 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 एंड 1 1 0 एंड 1 1। तो 8 लेवल हम डिफाइन 3 बिट से कर सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा बिट्स की संख्या बढ़ती जाती है और उससे उतनी ज़्यादा सिग्नल बिट्स की उतनी ज़्यादा ही हमको लेवल्स की बढ़ जाएंगी और डेल्टा की वैल्यू उतनी कम हो जाएगी, तो क्वांटाइजेशन कम हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम आगे चलते हैं। तो हम क्वांटाइजेशन पढ़ लिया हमने, इसको हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, जहाँ जो ज़रूरत पड़ेगी उतना ही पढ़ेंगे। और इस प्रकार से हमको क्वांटाइजेशन आउटपुट मिल गया। और इस प्रकार से जो हमारा पहला सिग्नल था, जैसे कि हमने यहाँ पर पिक्चर में देखा था, ये पहला वाला, ये देखिए ये वाला, तो हमने तीनों इसमें सब चीज़ें पढ़ ली। एनालॉग सिग्नल था, आउटपुट में हमको डेटा मिल गया, ये डिजिटल फॉर्म में बदल गया, सैम्पलिंग हुई, सैम्पलिंग के बाद PM सिग्नल मिला, फिर क्वांटाइजेशन हुआ, क्वांटाइजेशन सिग्नल आ गया, फिर सिग्नल से हमने एनकोडिंग कर दी और एनकोडिंग के हमको डिजिटल सिग्नल मिल गया। तो दिस इज़ द टोटल कॉम्पोनेंट्स ऑफ PCM एनकोडर। तो आज के टॉपिक सिर्फ PCM एनकोडर तक है, बाद में हम आगे PCM डिकोडर या डेल्टा मॉड्यूलेशन बाद में पढ़ेंगे। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा। धन्यवाद।